हेलो भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आपका आज की एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जो आप देखेंगे चाहे यूपी टेट हो चाहे आपका सुपर टेट हो, दोनों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो और ये पीपीटी तैयार की गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो इसमें पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के पूरे 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे। 100 क्वेश्चन के साथ सभी क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस डिस्कशन करेंगे और इसके बाद जितने भी उससे रिलेटिव क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज की वीडियो में पूरे हम 400 जैसे लगभग क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और ये पूरी वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, इसलिए आप पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करिएगा। दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों, वो होता है होमो सेपियंस। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। ऑप्शन नंबर 100 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पे मैं इंपॉर्टेंट कुछ वैज्ञानिक नाम जैसे मेढक का बात करेंगे दोस्तों, कि अगर मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है राना टिग्रिना होता है। क्या होता है? राना टिग्रिना। यही पूछता है आम, ये भी पूछ देता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंगिफेरा इंडिका। तो मेंगिफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना और मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। ये तीनों चीज़ आप लोग याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आगे देखेंगे विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 से ये लगातार हर साल विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष जून में 5 तारीख को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना? तो याद रखिएगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना। ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो 1972 में वन्य जीव को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एवं अवैध तस्करी, शिकार, अवैध व्यापार का नियंत्रण करने के उद्देश्य से वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लाया गया। और याद रखिएगा दोस्तों, 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और संशोधन किया गया है कि अगर वन्य के कोई भी जीव जंतु या प्राणी को आप मारते हैं, शिकार करते हैं दांत के लिए, खाल के लिए, तो आपको कारावास जैसी कठोर कारावास एवं जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था और 2003 में इसमें संशोधन हुआ, ये भी याद रखेंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मतलब है कि वन्य के जीवों को सुरक्षित रखना, उनको मारना ना, ये सब चीज़ों को इसका उद्देश्य है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो बंगाल में है। कहाँ दोस्तों? ये जो राजाजी राष्ट्रीय पार्क, सॉरी माफ़ करिएगा, उत्तरांचल में है। कहाँ पे है? उत्तरांचल में, जो कि उत्तराखंड का भाग है। कहाँ का भाग है? उत्तराखंड का भाग है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड का भाग है, जो कि कहाँ पे है? उत्तरांचल में है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। याद करें, आपको ये भी बता दें, भारत में कुल वर्तमान में 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, ये भी याद रखिएगा। कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? 106 राष्ट्रीय पार्क हैं, इसको याद रखिएगा। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क आपका उत्तराखंड, जो उत्तरांचल का पहले इसको बोला जाता था। सुंदरवन प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरवन आपका प्रसिद्ध है, आप लोग देखिएगा, टाइगर के लिए। किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। वायुमंडल क्या है दोस्तों? गैसों का ये आवरण है, याद करेंगे, और इसमें गैस पाए जाते हैं। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है? 78%। यही कह दे, ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? तो ऑक्सीजन आपका 21%, या इसको याद करते हैं 20.95% से, ये भी याद रखिएगा। अगर कह दे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना पाई जाती है, तो 0.034% पाई जाती है, याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है। अगर कह दे कि आर्गन गैस कितना पाई जाती है, तो 0.93% पाई जाती है आर्गन गैस। ये सभी गैसें मिलकर वायुमंडल का निर्माण करती हैं, जो अपने वायुमंडल में इतनी गैसें पाई जाती हैं। ठीक ना, इसको देखेंगे। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है। आगे देखते हैं, भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। तो भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1980 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था है। क्या है दोस्तों? तो यह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था है और इस अधिनियम को 26 मार्च 1986 से पूरे देश में लागू किया गया था। पर्यावरणीय विभाग की स्थापना की गई थी, ये भी बात को याद रखेगा 1980 में। और
यह जो है वह एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संस्था है जो कि पर्यावरण की देखभाल के लिए ये अग्रसर और एक्टिव रहती है। आगे देखते हैं, विश्व वन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो 1 जनवरी को आप लोग देखेंगे वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। वहीं 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और वहीं 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगर बात करेंगे वन अनुसंधान संस्थान की, तो यह कहाँ पे स्थित है? अगर इसको आप लोग देखेंगे तो यह जो है आपका उत्तराखंड में है, जो कि देहरादून में पड़ता है। ऑप्शन नंबर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान यह भारत के उत्तराखंड राज्य में है और उत्तराखंड राज्य के देहरादून में स्थित है। इसको आप लोग याद रखेंगे। प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद रहे हैं, तो कौन प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद रहे हैं? सीवी रमन, अटल बिहारी वाजपेयी, बाबा आमटे और एम एस स्वामीनाथन। आपको पता है कि एम एस स्वामीनाथन जो कि ये बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं और हरित क्रांति के जनक, और इसके बाद आनुवंशिक के वैज्ञानिक भी कहे जाते हैं। ठीक ना, ये आनुवांशिक वैज्ञानिक के रूप में भी जाने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन, जो कि भारत के बहुत प्रसिद्ध पर्यावरणविद रहे हैं। हरित क्रांति का मुख्य श्रेय इन्हीं को जाता है और इसको आप लोग कवर करेंगे। ठीक ना, जितना भी पर्यावरण के प्रति ये बहुत ज़्यादा आकर्षित रहते थे। वन क्षेत्र प्रतिशत सबसे कम किस राज्य में है? तो याद रखेगा, सबसे कम जो वन पाए जाते हैं राजस्थान में, और सबसे अधिक की बात करेगा तो याद रखिएगा एमपी में, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सबसे अधिक की बात करेगा तो एमपी में, और सबसे कम की बात करेगा तो राजस्थान में। इसको आप लोग ध्यान देंगे। सबसे बड़ा वन किसको कहते हैं? तो सुंदरबन को सबसे बड़ा वन कहा जाता है। ये भी याद रखिए कि सुंदरबन ऐसा वन है जिसको सबसे बड़ा वन की संज्ञा दी गई है। सबसे बड़ा वन सुंदरबन को कहते हैं। भारत में सर्वाधिक बाढ़ कहाँ आती है? तो भारत में सर्वाधिक बाढ़ आपके बिहार में आती है। कहाँ पे आती है? किस राज्य में? बिहार राज्य में आती है। और बिहार राज्य में एक नदी है जिसके कारण आती है, जिस नदी का नाम है कोसी नदी, जिसे हम बिहार का शोक कहते हैं। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बनता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी के कारण ही बिहार में हर साल बाढ़ आती है और बिहार के 76% आबादी इससे प्रभावित होती है। लगभग 76% प्रभावित होती है आबादी बिहार की कोसी नदी में आई हुई बाढ़ के कारण। आगे देखते हैं, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो याद रखेंगे, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे देखिएगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो स वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। इसको याद रखिएगा, इसी का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कहाँ पे है दोस्तों? यह काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। ये बात को याद रखिएगा। और एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। इसको आप याद रखेगा। यूपी में पड़ता है और यूपी में एक जिला है लखीमपुर खीरी, वहाँ पे यह स्थित है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। बाघों और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? बाघों एवं बारहसिंघा के लिए। तो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो इसका नाम बदल चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है। ठीक ना, इसको याद रखेंगे। पेरियार अभ्यारण्य स्थापित है, तो पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे स्थापित है? केरल में। ऑप्शन नंबर वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे बाघ और हाथी को संरक्षण दिया जाता है। इसको याद रखेंगे। पेरियार अभ्यारण्य में बाघ और हाथी संरक्षित होते हैं, इनकी सुरक्षा की जाती है, जो कि केरल से बिलोंग करता है, केरल में पड़ता है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पादप कौन है? पादप का मतलब होता है दोस्तों पौधा, पेड़ पौधे। याद रखेगा, सर्वाधिक ऑक्सीजन कौन देता है? तो पीपल देता है। इसको याद रखेगा। पीपल जो होता है सबसे ज़्यादा यह ऑक्सीजन देने का कार्य करता है। ऑक्सीजन को मनुष्य ग्रहण करता है श्वसन में। आगे देखते हैं, भारतीय दुर्दांत वन्यजीव अपराधी है। तो याद रखेगा, दुर्दांत वन्यजीव अपराधी का मतलब होता है वन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं को मारकर उनका जैसे
तस्करी करना, ऐसे चीज़ों के रूप में जो भारत का दुर्दांत वन्यजीव अपराधी जो था वह संसार चंद था, जो सबसे ज़्यादा वन्यजीवों को हानि पहुंचाया था। तो याद रखिएगा, ये संसार चंद जो कि एक अपराधी था। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 51 के अनुसार 3 साल की कैद और सज़ा का प्रावधान है। याद रखिएगा, अगर आप किसी भी जीव जंतु को आप मारते हैं जो वन में निवास करते हैं तो आपको सज़ा का प्रावधान है। सबसे ज़्यादा वन्यजीवों को हानि पहुंचाने वाला यह दुर्दांत अपराधी का नाम है संसार चंद। इसको आप लोग याद रखिएगा, जो कि इसको सजा भी हुआ। निम्नलिखित में दलहन नहीं है। याद रखिएगा, दलहन की प्रजाति कौन नहीं है। चना भी दलहन के अंतर्गत आता है, मटर भी आता है और मसूर भी आता है, लेकिन आपका जौ ही नहीं आता, इसलिए आप ये सही हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, 100 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चना दाल का हिस्सा है, मटर भी दाल का हिस्सा है, मसूर भी दाल का हिस्सा है, लेकिन जौ दाल का हिस्सा नहीं है। आगे देखते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग का कारण है। तो गन्ने में जो लाल सड़न रोग उसके जड़ में लगती है, वह किसके कारण लगती है? तो फफूंदी के कारण लगती है। किसके कारण लगती है दोस्तों? यह फफूंदी के कारण लगती है। फफूंदी को कवक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कवक भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो गन्ने में लाल सड़न रोग फफूंदी या कवक के कारण होता है। आगे देखते हैं, भारत का मरुस्थल है। याद रखेंगे, भारत का मरुस्थल कौन है? तो याद रखिएगा, भारत का मरुस्थल थार का मरुस्थल है, जो कि कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। इस बात को याद रखिएगा, राजस्थान में। अगर बात करें कि ठंडा मरुस्थल किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, लद्दाख। लद्दाख को क्या कहा जाता है? लद्दाख को ठंडा मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। अगर यही कहे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा, जो आप देख रहे हैं ऊपर, सहारा जो है वह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और भारत का मरुस्थल कौन है? तो थार का मरुस्थल है, जो कि राजस्थान का हिस्सा है। ठंडा मरुस्थल की बात करें तो एकमात्र ठंडा मरुस्थल आपका लद्दाख मरुस्थल है। इस बात को याद रखेंगे, इस बात को समझेंगे, एकमात्र ठंडा मरुस्थल है लद्दाख। आगे देखते हैं, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। हर साल के 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स के संबंधित इसमें जानकारियां दी जाती है, कैसे एड्स से बचाव के उपाय बताए जाते हैं। और एड्स जो होता है वह HIV से होता है। इसके जो वायरस हैं HIV होते हैं, इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पे सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान उपस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस श्रृंखला में हम थोड़ा भी आपको ऑप्शन में आपका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, केवल टू केवल आपको प्रश्न और आंसर, प्रश्न टू आंसर और उसके डिस्कशन को बताते हुए चलेंगे। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में। याद करेंगे तो 12 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, इसको याद रखिएगा। सबसे कम की बात करें कि सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो सबसे कम राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में है। कहाँ पे है दोस्तों? राजस्थान में। सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में। और भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी याद रखिए। सब चीज़ों को कवर करते रहिए, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? याद रखिए, हरित क्रांति का मतलब होता है कि खाद, बीज और आधुनिक विधियों द्वारा फसल में अधिक से अधिक उपज प्राप्त करना ही हरित क्रांति कहलाता है। तो हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन है। कौन है दोस्तों? MS स्वामीनाथन। याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अगर बात करेंगे कि कब इसकी शुरुआत हुई, तो 1960 के दशक अर्थात 1965 से लेकर 68 तक हरित क्रांति का एक कार्यकाल रहा, स्टार्टअप का कार्यकाल रहा। याद रखिएगा, ये भी कहता है कि जब भारत में हरित क्रांति आई, MS स्वामीनाथन को इनका जनक कहा जाता है। उस समय भारत का तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन था? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ये भी देखिएगा, ये भी कई जगह बना है। तो याद रखिएगा, हरित क्रांति के समय भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। इसको याद रखेंगे। विश्व एड्स दिवस अभी बताया हूँ 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, श्वेत क्रांति का संबंध। अगर बात करेंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर श आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से है। याद रखिएगा, ये आप लोग समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। अगर बात कपास की करें तो यहाँ पे देखिएगा, कपास एक चीज़ शब्द आ गया, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कपास एक नगदी फसल है। कौन सी फसल है दोस्तों? इसे नगदी फसल कहते हैं। इसका हम क्रय विक्रय अर्थात इसका व्यापार में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखिएगा। मत्स्य उत्पादन जो होता है वह नीली क्रांति से संबंध होता है। इसका कैसे संबंध होता है प्यारे? नीली क्रांति से होता है। और श्वेत क्रांति
क्रांति जो आपका प्रश्न है उससे अनुसार आपका दुग्ध उत्पादन से होगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 78%। अभी आपको बताएं, वायुमंडल में ऑक्सीजन आपका 20.95%, जिसको 21% बोलते हैं, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.034%, और अभी आपको बताएं आर्गन 0.93%। ये चीज़ें होती हैं, ये होते हैं वायुमंडल के घटक, जो गैसें घटकी गैसें होती हैं। आगे देखते हैं, पोडोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे, जो पेडोलॉजी होती है वह मृदा का अध्ययन करती है। किसका पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मृदा का, मिट्टी का। भारत में कुल 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, अगला है, भारत में मैनग्रोव वनस्पति कहाँ मिलती है? तो मैनग्रोव जो वनस्पति है वह पश्चिम बंगाल में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में मैनग्रोव वनस्पति मिलती है या वहाँ पे पाया जाता है। भारत के मैनग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। इसका मैनग्रोव का मतलब होता है, मैनग्रोव का मतलब समझ लीजिए, तटीय इलाके में, जो कि जैसे कि जल तटीय इलाका होता है, वहाँ पे पाए जाने वाली पेड़ और झाड़ियों का समूह होता है, उसे हम मैनग्रोव कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मैनग्रोव बोलते हैं। जैसे कोई भी जल या जल के सतह या जल का तराई भाग का क्षेत्र जहाँ पे पेड़ों का बहुत ज़्यादा समूह हो, उसे हम लोग मैनग्रोव बोलते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन पाया जाता है? अभी आपको बताएं 21%, या अगर आपको एकदम करेक्ट मान याद करने के लिए कहे तो 20.95% वायुमंडल में ऑक्सीजन का हिस्सा होता है, जो मनुष्य श्वसन में इसको ग्रहण करता है। इसको बात याद रखेगा। जो वायुमंडल होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वह यह जलने में भी सहायक गैस है, ये भी याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? अगर बात करेंगे कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा यह नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के बारे में बात करें तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? अमरकंटक से निकलती है, और इसकी विशेषता है कि यह उल्टी बहती है। नर्मदा नदी की विशेषता क्या है? यह उल्टी बहती है, इसको याद रखिएगा। यह पश्चिम दिशा में बहती है, याद रखिएगा। यह नर्मदा नदी उल्टी बहती है और यह पश्चिम दिशा में बहती है। अगर पूछ दे आपको संसार की सबसे बड़ी नदी कौन है, तो नील नदी, याद रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, इसको भी याद रखिए। और गंगा नदी के बारे में बात करें तो गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में गिनी जाती है, और इसको अन्य नाम भागीरथी नदी भी है। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक ना। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो नर्मदा नदी पर है, ये भी याद रखिएगा। नर्मदा नदी उल्टा बहती है और ये अमरकंटक से निकलती है। सबको कवर करते चलेंगे, एक भी प्रश्न न छूटने पाए। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का जो संबंध है वह वन्य संरक्षण से। दोस्तों आपको बता दें, चिपको आंदोलन जो कि 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ, 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ, याद रखेगा। चिपको आंदोलन का मतलब था वनों को काटने से बचाने के लिए। याद रखें, जो लकड़हारा लोग वनों को काटते थे, तो वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो निवास करने वाले लोग थे, वह पेड़ों से चिपक जाते थे। तो इसका मुख्य उद्देश्य था पेड़ों को काटने से बचाना। मतलब चिपको आंदोलन वन संरक्षण से है, वनों को सुरक्षा देने से है। आगे देखते हैं, विश्व वन्य जीव फंड का चिन्ह क्या है? तो विश्व वन्य जीव का जो चिन्ह है, काफ़ी आपको बता दें, देखिए डोडो, ड्यूगांग, लाल पांडा और बर्फ का तेंदुआ। तो आप याद रखिएगा, लाल पांडा जो है विश्व वन्य जीव फंड का चिन्ह है। आप याद रखिएगा, जो विश्व वन्य जीव फंड है उसके जो थंबनेल है, जो उसका आकृति है, उसमें लाल पांडा को जगह दी गई है, इसको याद रखिएगा। 100 वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 32 वाले क्वेश्चन को आप देखेंगे, विश्व जल दिवस जो है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। मतलब जल को कितना अधिक से अधिक सुरक्षित रखें, जल का कम से कम प्रयोग करें, जल को नष्ट न करें और जल को प्रदूषित होने से बचाएं, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अगर बात करें 7 अप्रैल की, अगर यहीं पे है 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगर बात करें यहीं पे 21 मार्च छूट रहा है, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। सब चीज़ों को याद रखेंगे तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, कावेरी जल विवाद का संबंध है।
जो कावेरी जल विवाद का संबंध है वह कर्नाटक और तमिलनाडु से है, याद रखिएगा ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कावेरी जल विवाद है वह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे। चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था, तो किसने चिपको आंदोलन प्रारंभ किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा, जो कि ये पर्यावरणविद भी कहे जाते हैं। हर ये बात याद रखिएगा, सुंदरलाल जो बहुगुणा हैं यह चिपको आंदोलन को प्रारंभ किए थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। चिपको आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था, अगर ऐसा पूछ दे कि चिपको आंदोलन कहाँ से शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। उत्तराखंड का चमोली जिला और चमोली जिला का रेणी गांव जो कि चिपको आंदोलन से प्रसिद्ध है। जो उत्तराखंड का चमोली जिला और उसका रेणी गांव जो कि ये उसके लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगर चिपको आंदोलन आंदोलन प्रारंभ करने का बात करेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा हैं, जिनको 2009 में पद्म भूषण इसी कार्य के लिए मिला। किसके लिए मिला? इसी कार्य के लिए पद्म भूषण मिला। यह भारतीय पर्यावरणविद कहे जाते हैं, याद रखिएगा। भारतीय पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा जो चिपको आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। और चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के चमोली जिला के रेडी गांव से होती है। और कर्नाटक में चिपको आंदोलन को अप्पिको आंदोलन कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। अप्पिको आंदोलन कहा जाता है कहाँ पे? तो जो होता है कर्नाटक में चिपको आंदोलन को अप्पिको आंदोलन की संज्ञा दी जाती है। सुपर बंग क्या है? तो सुपर बंग एक प्रकार का कीड़ा है। क्या है दोस्तों? कीड़ा है। सुपर बंग क्या है? तो कीड़ा है। आगे देखते हैं, इकोसिस्टम शब्द के जनक, इकोसिस्टम शब्द के जनक जिसको पारिस्थितिकी के जनक बोलते हैं, यह टांसले हैं। कौन है दोस्तों? टांसले हैं। ऑप्शन नंबर ब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात जो कौन है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। एंजल, इसको ऐसे भी लिखते हैं, याद रखिएगा। इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, एंजिल। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है। यह क्या है दोस्तों? तो यह ऊंचा जलप्रपात का मतलब यह एक झरना है। क्या है दोस्तों? एक झरना है जिसकी ऊंचाई 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है, याद रखिएगा। ऊंचाई की बात करें तो 979 मीटर और गहराई की बात करें तो 807 मीटर। ये मीटर में है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मीटर में है जो इसकी गहराई और ऊंचाई है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, जो कि एक प्रकार का झरना है। आगे देखते हैं, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में फूलों की घाटी, देवों की भूमि, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, याद रखिएगा। आपको मैं बता दूं, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। देवों की भूमि किसे कहते हैं? तो उत्तराखंड को कहते हैं। और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। ये चीज़ें बहुत पूछता है। अगर बात एक और राष्ट्रीय उद्यान की करें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, गैंडा पालन के लिए है। तो ये भी प्रश्न बनता है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में, इसको याद रखेंगे। देवों की भूमि उत्तराखंड को, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। रेड डाटा बुक में अंकित होते हैं। रेड डाटा बुक में होती वे प्राणियों के नाम अंकित होते हैं जो विलुप्त होती प्रजातियां हैं। क्या है दोस्तों? विलुप्त होती प्रजातियां जो होती हैं उन्हें रेड डाटा बुक में रखते हैं, अंकित करते हैं। आगे देखेंगे, अम्लीय वर्षा में पाया जाता है। याद रखिएगा, जब वर्षा होती है तो जो शुद्ध जल होता है, वर्षा का जल शुद्ध जल कहलाता है, जिसका पीएच मान 7 होता है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। लेकिन जब पीएच मान 7 से कम हो जाए, नियर अबाउट 5 हो जाए, ठीक ना, 5.2 भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो जब पीएच मान 5 हो जाए तो उस वर्षा को अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अम्लीय वर्षा में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है? H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। अम्लीय वर्षा में H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अम्लीय वर्षा में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है दोस्तों? अम्लीय वर्षा में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात यहीं पर देखिएगा, ऑप्शन आप लोगों ने देखा, फिर प्रश्न का आंसर तो आप जानेंगे। अगर फार्मिक अम्ल के बारे में बात करें तो जो फार्मिक अम्ल होता है यह चींटियों या बिच्छियों के डंक में पाया जाता है। याद रखिएगा, डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। इसका सूत्र होता है HCOOH, ये भी याद रखिए, जो कि डंक में पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा। अगर बात करें सिट्रिक अम्ल की, तो जो सिट्रिक अम्ल होते हैं यह खट्टे फलों में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है दोस्तों? यह खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है। इसको आप लोग बार बार पढ़ते रहिए। अगर बात करें एसिटिक अम्ल की, यहाँ पे देखिए एसिटिक अम्ल की, तो जो एसिटिक
एसिटिक अम्ल होता है, याद रखिएगा एसिटिक एसिड शराब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? शराब में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो आता है इसका जो सूत्र होता है CH3COOH होता है, याद रखिएगा ये शराब में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। ये भी बात को आप लोग याद रखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर पूछ देगा, ये भी पूछता है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जैलिक अम्ल। और सेब में कौन सा अम्ल? मौलिक अम्ल। ये भी याद रखिएगा, मौलिक एसिड सेब में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो थार का मरुस्थल, जो कि रेगिस्तान का हिस्सा है, ये इसको याद रखेंगे, जो लगभग 77,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। कितने में दोस्तों? 77,000 वर्ग मील में इसका फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार, जो कि राजस्थान का हिस्सा है, जो राजस्थान में स्थित है। आगे देखते हैं वैगविन पक्षी का मूल स्थान क्या है। तो वैगविन पक्षी का मूल स्थान जो है वह अंटार्कटिका है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अंटार्कटिका कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और याद रखेंगे ये भी जो वैगविन पक्षी होते हैं, पेंगुइन इनको भी बोला जाता है, तो जो पेंगुइन पक्षी होते हैं वह काला और सफ़ेद दोनों होते हैं, याद रखेंगे। इनका नाम पेंगुइन भी है, इसको याद रखेंगे, जो काला और सफ़ेद दोनों होते हैं। तो वैगविन पक्षी का मूल स्थान अंटार्कटिका है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व नम दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व नम दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। वन महोत्सव कार्यक्रम को प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया? तो वन महोत्सव कार्यक्रम को KM मुंशी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं काजीरंगा जैव मंडल सुरक्षित स्थित है, याद रखेगा। जो काजीरंगा है, काजीरंगा याद रखिएगा वो असम में है। कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क या काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो यह आपका असम में है। असम में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंह के गैंडों के लिए यह प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम का हिस्सा है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं विश्व जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल संसाधन दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। भारत का पवित्र पौधा कौन है? तो भारत का पवित्र पौधा आपका तुलसी है। कौन है दोस्तों? तुलसी है। भारत का पवित्र पौधा तुलसी है। भारत में पीपल हो गया, भारत में नीम हो गया, भारत में बरगद हो गया, भारत में तुलसी हो गया। तुलसी, नीम, बरगद, पीपल जैसे वृक्षों की भारत में पूजा की जाती है, ये भी आप लोग याद रखेगा। और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वह बरगद कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानियाँ हैं, याद रखिएगा। सूर्य से जो किरणें निकलती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं, UV, जिनको पराबैंगनी किरणें कहते हैं। और यह जब पृथ्वी पर आती हैं तो मनुष्य को त्वचा कैंसर जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? तो पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती हैं आपका ओजोन परत, जो कि समताप मंडल में पाई जाती हैं। ओजोन परत, इसको O3 से दर्शाते हैं। ओजोन परत जो होती हैं वह सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें अर्थात पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि पराबैंगनी किरणों से होने वाली हानियाँ जो होती है वह चर्म कैंसर होता है, ये भी याद रखिएगा। चर्म कैंसर, जिसको स्किन कैंसर बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं चंद्रमा पर जीवन न होने का कारण है, अर्थात चंद्रमा पर क्या नहीं पाया जाता है दोस्तों, इस कारण वहाँ पे जीवन नहीं होता है, ऑक्सीजन न होना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, इसलिए वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति श्वसन कहाँ से करेगा। आगे देखते हैं भूमि, जल, वायु, प्रकाश किस घटक में आते हैं? जैविक, अजैविक, प्राकृतिक, इनमें से कोई नहीं। तो जो भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, ये सभी अजैविक के हिस्सा हैं। ये किसके हिस्सा हैं दोस्तों? ये अजैविक के हिस्सा हैं। अगर जैविक के कहेंगे तो जिसमें जीवन पाया जाता हो, जैसे कि आपका पेड़ पौधा हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, मछली हो गई, बकरी हो गई, सभी जैविक के हिस्सा हैं। लेकिन अजैविक के हिस्सा कौन है? भूमि हो गया, जल हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, पहाड़ हो गए, नदियाँ, झरना, पठार, ये सभी अजैविक के हिस्सा हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं मिनीमाटा रोग हुआ था। जो मिनीमाटा रोग है वह कहाँ पे हुआ था? तो जापान में हुआ था। जापान में हुआ था मिनीमाटा रोग सर्वप्रथम। जो मिनीमाटा रोग होता है, ये भी प्रश्न पूछता है किसके अधिकता से होता है? तो HG अर्थात पारा के अधिकता से होता है, ये भी याद रखिएगा। पारा के अधिकता से होता है, याद रखिएगा। जब किसी व्यक्ति को मिनीमाटा रोग होता है तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होता है शरीर का? तो गुर्दा,
ये भी याद रखिएगा। गुर्दा इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, इसको याद रखिएगा। जो मिनीमाता रोग होता है वह जल के अंदर पारा को अधिक मात्रा घुलने से होती है, अर्थात ये भी बन सकता है कि मिनीमाता रोग किसके कारण होता है, तो जल प्रदूषण से होता है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे शुद्ध जल होता है, तो सबसे शुद्ध जल वर्षा का जल कहलाता है, जिसका पीएच मान क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। ये भी याद रखिएगा, वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है। और जल की बात करें तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। कौन होता है दोस्तों, इसका जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। और शुद्ध जल की पहचान है कि यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और लगभग पारदर्शी होता है। तीनों बात को याद रखिएगा। शुद्ध जल कैसा होता है, तो रंगहीन मतलब उसका कोई रंग ना होता है, गंधहीन अर्थात उसमें कोई गंध नहीं आती है, और स्वादहीन मतलब उसको आप कोई भी आपको स्वाद पीने पर नहीं मिलेगा, और पारदर्शी लगभग पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, यह शुद्ध जल की पहचान है। और पृथ्वी पर लगभग 71% जल पाया जाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारी जल पूछता है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो D2O होता है, ये भी याद रखेंगे। सब चीज़ों को कवर करते रहिए, सब चीज़ों को याद करते रहिए। आगे देखते हैं, विश्व का प्रसिद्ध घास स्थल है, तो विश्व का जो प्रसिद्ध घास स्थल है वह कहाँ पे है, अगर ये बात आप लोग याद रखेंगे तो प्रेरीज में है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरीज है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। कहाँ पे है दोस्तों, यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आगे देखते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वह शाकाहारी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, शाकाहारी। याद रखिएगा, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वह शाकाहारी होते हैं, द्वितीयक में मांसाहारी होता है, और तृतीयक में आपका सर्वाहारी होता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे। आगे देखते हैं, बायोगैस उत्पन्न होता है, तो जो बायोगैस होता है यह जीव जंतु जैसे गाय भैंस के मल से निकलने वाला गैस है। याद रखिएगा, बायोगैस जीव जंतुओं के गोबर से निकलता है, मल से निकलता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये भी याद रखिएगा, जहाँ पे जीव जंतु होते हैं वहाँ पे CH4 भी निकलता है, ठीक ना, ये भी याद रखिए। ये भी प्रश्न बनता है, जीव जंतु के आवाज़ से कौन सा गैस निकलती है, तो मेथेन गैस निकलती है, जिसको CH4 कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना, याद रखिए। अगर पूछ दे कि हंसी वाली गैस कौन होती है, तो N2O को हंसी वाली गैस बोला जाता है। और सबसे जहरीली गैस पृथ्वी पर कौन है, तो CO है, जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जो कि वाहन के साइलेंसर से निकलती है। इसको भी याद रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन न बचने पाए किसी भी प्रकार का। तो बायोगैस उत्पन्न होती है पशु मल से, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी पुस्तक को कार्माइंडी ने प्रकाशित किया था, तो किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी इकोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी पुस्तक, तो 1905 में हुई थी। इसको आप लोग याद रखेंगे, 1905 में इकोलॉजी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था। गर्म दिन एवं ठंडी रातें किस बायोम की विशेषता हैं, तो याद रखिएगा, गर्म दिन एवं ठंडी रातें कहाँ पे होती हैं, तो मरुस्थल में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिन जो होगा वह गर्म होगा, और रात जो होगी अधिक से अधिक ठंडी होगी। क्यों होगी, रेत के कारण होगी दोस्तों। रेत जो मरुस्थल में रेत होते हैं, रेत पर जब प्रकाश किरणें पड़ेगी तो प्रकाश किरणें, रेत बहुत तेज़ी से गर्म होता है, तो गर्म होने के बाद यह उत्सर्जन जैसी उष्मा उत्सर्जन जैसी प्रक्रिया को अपनाता है। इस कारण गर्म जो होगा दिन होगा, और रात जो होगी वो ठंडी होगी। इसको आप लोग याद रखेंगे। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल की विशेषता है कि यहाँ पे जल की कमी होती है, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे की भी कमी होती है, यहाँ पे रेत बहुत अधिक पाया जाता है, और यहाँ पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं, और तापमान में बहुत वृद्धि होती है। मरुस्थल का यह जो है वह विशेषता है। पारिस्थितिकी पिरामिड को डिजाइन किसने किया था, तो पारिस्थितिकी पिरामिड को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम है चार्ल्स एल्टन ने। याद रखिएगा, ये आप लोग समझिएगा। जो चार्ल्स एल्टन है वह पारिस्थितिकी को पिरामिड को यह डिजाइन किए थे 1927 में। किस में दोस्तों, 1927 में। यहाँ पे ये जो ऑप्शन नंबर ब है यही आपका मिस प्रिंट है दोस्तों, इसको एल्टन याद रखिएगा। चार्ल्स एल्टन ने आपका पारिस्थितिकी पिरामिड को डिजाइन किया था 1927 में। आगे देखते हैं, लाइकेन में शैवाल और कवक के मध्य संबंध को क्या कहते हैं, तो सहजीविता कहते हैं। क्या दोस्त कहते हैं, सहजीविता। याद रखिएगा, सहभोजिता के साथ मत चले जाइएगा, क्योंकि यह आपस में भोजन पोषण का आदान प्रदान जरूर करते हैं, लेकिन लाइकेन में शैवाल और कवक जो होते हैं वह एक दूसरे के मध्य सहजीविता मतलब एक दूसरे की सहायता करने की गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये भी याद रखिएगा। लाइकेन क्या है, अगर ये भी प्रश्न बन जाए तो लाइकेन एक
प्रकार का पौधा है जिसके अंतर्गत शैवाल और कवक में जो एक दूसरे के साथ सहजीविता का संबंध प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, अभी बताए हैं, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है दोस्तों, 7 होता है, ये भी याद रखिएगा। अगर 7 से कम अगर पीएच मान है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा कहलाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। पीएच मान की बात करें दोस्तों, पीएच मान किसने दिया है, तो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने पीएच मान दिया है। अगर ब्लड की पीएच मान की बात करें तो ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। इसको भी आप लोग याद करते रहिए। आगे देखते हैं, भूमि अपरदन को रोका जा सकता है। भूमि अपरदन को किस विधि द्वारा रोका जा सकता है, याद रखिएगा। अत्यधिक घास का विनाश करके, आप घास का विनाश करके भूमि अपरदन को नहीं रोक सकते। बंजर क्षेत्र में इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। वनों उन्मूलन और बंजर क्षेत्र में वनों का विकास। वनों उन्मूलन का मतलब वनों की कमी करके आप अपरदन को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। बंजर क्षेत्र में वनों का विकास करके आप वनों को अपरदन को रोक सकते हैं। अपरदन होता क्या है दोस्तों, भूमि अपरदन जैसे वायु हो गया, जैसे आपका जल हो गया, वायु जल, जैसे कि हवा बहती हो, आपका मिट्टी की परत ऊपर से लेयर उड़ जाए, जैसे कि बारिश आए, बाढ़ आ जाए और मिट्टी का कटान चालू हो जाए, इसी को भूमि अपरदन कहते हैं। तो इसको अपरदन को रोकने के लिए बंजर क्षेत्र में वनों का अधिक से अधिक विकास करना ही भूमि अपरदन को रोकने का उपाय है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र चेरापूंजी किस राज्य में है, तो अगर चेरापूंजी की बात करेंगे तो यह आप लोग याद रखिएगा, यह जो अधिक से अधिक अगर बात करिएगा कि जो चेरापूंजी है यह आपका अधिक से अधिक यहाँ पे वर्षा होता है, जो कि मेघालय राज्य का हिस्सा है। किसका हिस्सा है दोस्तों, मेघालय राज्य का हिस्सा है, जो कि आप लोग इसको कवर करेंगे। मेघालय राज्य का हिस्सा है। यहाँ पे 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, ये भी याद रखिएगा। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है कहाँ पे, चेरापूंजी में, जो कि भारत का हिस्सा है और जो कि मेघालय में पाया जाता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा और याद रखने का समझने का प्रयास करिएगा, याद रखेंगे। आगे देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है, तो याद रखिएगा सबसे अधिक किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि है, तो एशिया महाद्वीप में। क्या है दोस्तों, एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया महाद्वीप में, या पूरे विश्व में भी कहें तो ये गलत नहीं होगा। किसके पास है, तो चीन जो है वह एशिया का सबसे आबादी वाला देश है। याद रखिएगा, चीन जो है वर्तमान जनगणना, जो आज तक की जनगणना है, आगे जो जनगणना होती है उसमें भारत आगे आ गया है, लेकिन अब तक यह कोई भी लिखित वर्णित रूप नहीं है, तो इसलिए एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगर बात करें कि सबसे कम जनसंख्या किस महाद्वीप की है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप याद रखिएगा एशिया महाद्वीप, और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ये भी याद रखेंगे। उष्णकटिबंधीय वन कहलाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं वह सदाबहार वन को कहा जाता है। यह हरदम हरे भरे होते हैं, हरदम यह हरे हरे रूप में दिखाई देते हैं। इन्हें मानसूनी भी वन कहते हैं, याद रखेंगे, इन्हें मानसूनी भी वन कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वन को सदाबहार वन, मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय वन, ये सदा हरा भरा रहते हैं, इसको याद रखेंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना माह मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना माह मनाया जाता है हर वर्ष के 14 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण चेतना माह 15 अप्रैल से लेकर 14 मई तक मनाया जाता है। यह इसका मतलब ये होता है कि पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाया जाए, जल की कैसे सुरक्षा रखा जाए, वायुमंडल को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ठीक है, ऐसा इसमें रूप इसका जो कथन होता है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया, तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव किसे घोषित किया गया है, तो डॉल्फिन को किया गया है। क्या दोस्तों, किसे किया गया है, डॉल्फिन को किया गया है। डॉल्फिन एक प्रकार की मछली है जो कि स्तनधारी होती है। जो क्या होती है दोस्तों, स्तनधारी होती है। कौन सी कैसी मछली है, स्तनधारी मछली है, अर्थात यह बच्चा पैदा करती है और उनको जो होती है स्तनपान कराती है, अर्थात दूध पिलाती है। इसको भी याद रखेंगे। याद रखिएगा, अगला है पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है, तो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वह कौन पहुंचाता है, तो उद्योग धंधे पहुंचाते हैं। ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट हो जाएगा। फैक्ट्री से निकलने वाले कचरे और फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित धुएँ, ये सबसे ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाला रूप है। तो पर्यावरण को सर्वाधिक नुकसान उद्योग धंधे पहुंचाते हैं, याद रखिएगा। इससे पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है, पारिस्थितिकी का विनाश होना स्टार्ट हो जाता है। और ये भी प्रश्न बन सकता है दोस्तों, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा अगर नुकसान अगर ये भी इसमें दे दे तो प्लास्टिक भी रहे, तो आप लोग उसको भी साथ चले जाइएगा। अगर उद्योग धंधे न दे के प्लास्टिक दे दे तो उसके साथ भी जाइएगा। जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो नुकसान प्लास्टिक भी पहुँचाता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे, याद रखिएगा, इसको समझने का याद रखिएगा।
अगर पर्यावरण में की बात आई है तो मैं एक बात और कह दूं, CO जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहते हैं, जो कि वाहन के साइलेंसर से निकलता है, यह काफ़ी तीक्ष्ण गंध और काफ़ी यह हानियाँ पहुंचाती है। ये भी वायुमंडल को गंदा करने का सबसे ज़्यादा श्रेय इसको भी जाता है। CO को कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इसे विषैली गैस भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान अभी बताए हैं 7 है। चलिए अगला देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा मृत सागर, जिसको डेथ सी बोलते हैं, मृत सागर में मछलियाँ नहीं पाई जाती है। मृत सागर की कुछ विशेषताएँ हैं कि मृत सागर में सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है। NaCl अर्थात नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मृत सागर में दोस्तों तैरना आसान होता है। मृत सागर में क्या करना आसान होता है, तो मृत सागर में तैरना जो होता है वह काफ़ी आसान होता है। जो मृत सागर की सहायक नदी है, ये भी पूछ देता है कि मृत सागर की सहायक नदी कौन है। तो मृत सागर की सहायक नदी जार्डन नदी को कहा जाता है। याद रखिएगा मृत सागर में औषधि गुण पाए जाते हैं। जो मृत सागर का जल होता है इसमें औषधि गुण पाए जाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला ऊर्जा प्रवाह को सही रूप से प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा घास को बाज खाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। घास को चूहा खाएगा, चूहा को सर्प खाएगा और सर्प को बाज खाएगा। चूहा को सर्प खाएगा और सर्प घास खाएगा, बाज खाएगा। सर्प घास, चूहा, बाज, आप लोग सब लोगों को आप जब इसका अध्ययन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। घास को कौन खाएगा, घास को चूहा खाएगा, चूहा को सर्प खाएगा और सर्प को बाज खाएगा। जो यह घास के परिस्थितिकी यह जो श्रृंखला है यह काफ़ी सही श्रृंखला है। मतलब घास को चूहा खाते हैं, चूहा को सर्प खाते हैं और सर्प को बाज खाते हैं। यह श्रृंखला सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन का संक्षिप्त रूप O3 होता है। ओजोन एक परत होती है जो कि समताप मंडल का हिस्सा होती है। याद रखेंगे ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रा वायलेट किरणें पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती हैं। इसको याद रखिएगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र में काम किए हैं। तो डॉक्टर सलीम अली, याद रखेंगे जो डॉक्टर सलीम अली हैं, जो कि द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स लिखे हैं। इन्हीं की एक पुस्तक है द बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स, भारतीय पक्षियों के बारे में लिखे हैं। तो ये अधिक से अधिक किसके के लिए काम करते थे, पक्षियों के लिए काम करते थे। आगे देखते हैं जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 29 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 29 दिसंबर को मनाया जाता है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क किस प्रदेश में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क जो है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखीमपुर जिला, याद रखिएगा लखीमपुर जिला में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी याद रखेंगे। याद रखिए केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है वह पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पक्षियों के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में पक्षियों का संरक्षण होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। जो कि राजस्थान के भरतपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान के भरतपुर में, जहाँ पे पक्षियों को संरक्षण दिया जाता है। आगे देखते हैं भारत में जीवमंडल रिजर्व प्रोजेक्ट कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में जीवमंडल प्रोजेक्ट जो प्रारंभ हुआ 1986 में। कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1986 में, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं चेरनोबिल आपदा किस देश में आई थी। तो चेरनोबिल जो आपदा है वह आई थी यूक्रेन में। कहाँ पे आई थी दोस्तों, यूक्रेन में। चेरनोबिल आपदा में हुआ क्या था, 26 अप्रैल 1986, याद रखिएगा 26 अप्रैल 1986 की यह घटना है। कौन, चेरनोबिल, जो कि परमाणु संयंत्र में जो रिएक्टर था वह कंट्रोल से बाहर हो गया और ब्लास्ट कर गया था। याद रखेंगे जो कि वहाँ का चेरनोबिल एक जगह है और वहीं पे एक परमाणु संयंत्र था जो कि एक रिएक्टर था जो कि कंट्रोल से बाहर हो गया और ब्लास्ट कर गया और काफ़ी जनधन की हानि हुई, जो कि सूक्ष्म हानि ही हुई, नहीं तो बहुत बड़ी यह हानि हो सकती थी। आगे देखते हैं किस प्रजाति को सबसे पहले संरक्षण देना चाहिए। तो जो दुर्लभ प्रजातियां हैं जो कि दुर्लभ रूप से मिल रही हैं, जिनका संरक्षण खत्म हो रहा है, जिन पर सबसे ज़्यादा दुर्लभता आ गई है, जो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी, उनको सबसे पहले संरक्षण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मानस जीव अभ्यारण्य स्थित है। मानस जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? असम में स्थित है। यह अभ्यारण्य मानस नदी पर फैला है, इसी कारण इसे मानस जीव अभ्यारण्य बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थान। नर्मदा नदी आगे भी बताया हूँ कि इसका उद्गम स्थान अमरकंटक से है। याद रखिएगा, अमरकंटक से इसका स्थान उद्गम स्थान है, जो कि मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक नर्मदा कुंड से हुआ है इसका उद्गम स्थान। ये भी आप लोग याद रखेगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक से है। ये भी आप लोग याद रखेगा। मध्य प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। ये भी आप लोग याद रखेगा। नर्मदा नदी भारत के मध्य प्रदेश गुजरात में बहती है, 2 राज्यों में बहती है। याद रखेगा, मध्य प्रदेश और गुजरात में। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है। तो जो तैरता राष्ट्रीय पार्क है वह मणिपुर में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं लखनऊ में स्थित कुकरैल किससे संबंधित है। तो जो लखनऊ है वह उत्तर प्रदेश का राजधानी है। तो यहाँ पे एक कुकरौल किससे संबंधित है इसको बताना है। तो याद रखेंगे, अगर कुकरौल के बारे में बात करेगा तो कुकरौल एक अभ्यारण्य है जो कि घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुआ, याद रखिएगा, जो कि घड़ियाल और इसके बाद अगर आपका मगरमच्छ आ जाए और इसके बाद आपका कछुआ आ जाए, ये सभी के संरक्षण के लिए है उत्तर प्रदेश का लखनऊ जिला, जहाँ पे है कुकरौल अभ्यारण्य, जो कि घड़ियाल, मगरमच्छ और कछुओं का अभ्यारण्य है, जिसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1978 में। विलुप्त होने से बचाने के लिए किनको? घड़ियाल को, मगरमच्छ को और कछुओं को यह स्थापना की गई थी। याद रखेंगे। डम्फा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? तो डम्फा राष्ट्रीय पार्क जो है आपका मिजोरम में है। कहाँ पे है दोस्तों? मिजोरम में है। याद रखिएगा, यह आपका बाघ अभ्यारण्य है, यह प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगर ये भी प्रश्न बनता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो यह आपका उत्तराखंड में है। तो डम्फा राष्ट्रीय पार्क मिजोरम में बाघ संरक्षण के लिए है। और ये भी बनता है बहुत ज़्यादा प्रश्न, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तराखंड में है। आगे देखते हैं कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो जो कालाहारी मरुस्थल है वह बोत्सवाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में स्थित है और विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और सबसे बड़ा मरुस्थल भी सहारा मरुस्थल है। गर्म और बड़ा विश्व का मरुस्थल सहारा है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ दे तो याद रखेगा थार का मरुस्थल, जिसको ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी बोलते हैं, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो अंगूर में पाई जाती है ग्लूकोज। कौन शर्करा पाई जाती है? ग्लूकोज पाई जाती है। C6H12O6 इसका रासायनिक सूत्र भी होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक ना। अगर बात कर दें कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो अंगूर में टार्टिक और मौलिक अम्ल दोनों पाया जाता है। दही में पूछ दे, दही में और दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अभी पूछ दे कि बिच्छू के डंक में या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। याद रखें। पूछ देगा सिरका में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो सिरका में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। मूत्र में पूछ दे तो आपका यूरिक एसिड पाया जाता है। इस सब चीज़ों को याद रखिए। आगे देखते हैं ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करता है। कौन माध्यम प्रदान करता है? ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करने का काम करता है वायुमंडल, अर्थात वायु, ठीक ना, हवा, गैस से, ठीक ना। ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से इनके तरंगों का संचरण होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। सबसे ज़्यादा ध्वनि ठोस में होती है, उससे कम गैस में, द्रव में होती है, और सबसे कम जो होती है वह गैस में होती है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मछली उत्पादन से। किससे है दोस्तों? मछली उत्पादन से। अगर आपको पूछते पीली क्रांति किससे है, तो तिलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति पूछते तो दूध उत्पादन से है। अभी आपको पूछते हरित क्रांति किससे है, तो अनाज और फसल उत्पादन से है। सभी चीज़ों को याद रखिए। आगे देखते हैं कीड़े मकोड़े मारने हेतु DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है। क्या प्रदूषित होता है? तो यह आपका मृदा प्रदूषित होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। DDT के छिड़काव से मृदा होती है। कितने लोग उपयुक्त? सभी के साथ जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा DDT के छिड़काव से आपका मृदा का प्रदूषण होता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये समझिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं एड्स रोग का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है। सबसे ज़्यादा एड्स रोग जो होता है, ये जो एड्स रोग होता है HIV वायरस के, इसका एड्स का जो वायरस है HIV है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। एड्स की खोज के बारे में बात करें तो 1983 में एड्स की खोज कब की गई थी? 1983 में। और एड्स से जो मानव शरीर का फेफड़ा भाग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और एड्स रोग का सर्वाधिक प्रतिशत जापान में पाया जाता है। जापान में सबसे ज़्यादा एड्स होता है व्यक्तियों को। इसको आप लोग याद रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला है 91 क्वेश्चन नंबर, कोयलों को किन चट्टानों से निकाला जाता है? तो कोयलों को अवसादी चट्टानों से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है? कोयला को अवसादी। भारत में कोयले की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा कोयला झारखंड में मिलता है। याद रखिएगा, झारखंड भारत का एक राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोयला मिलता है। कोयला की आपकी 4 प्रजातियाँ हैं, जैसे पिट कोयला, लिग्नाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और एंथ्रासाइट कोयला। ये सभी कोयला के प्रकार हैं, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। भारत में सबसे अच्छा कोयला की बात करें तो भारत में सबसे अच्छा कोयला बिटुमिनस है, लेकिन सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, अच्छा कोयला बिटुमिनस और सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रासाइट। ये भी आप लोग याद रखेंगे, समझेंगे। आगे देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट ये गैस है, जो कि आप लोगों को मैं बता दूं, जो भोपाल गैस त्रासदी थी वह भोपाल गैस त्रासदी या मिथाइल आइसोसाइनेट MIC जिसको बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि कब हुई ये भी याद रखिएगा, 3 दिसंबर को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। याद रखिएगा, यह एक रसायन होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, और इसका इस्तेमाल जो होता है फोम और प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, और यह एक बहुत बड़ा विस्फोटक भी होता है, ये भी याद रखिएगा। और मिथाइल गैस जो थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, वह वहाँ की एक फैक्ट्री से रिस गई थी, और इसके रिस जाने के कारण वहाँ की अपार जन की हानि हुई, अर्थात बहुत से लोग मार दिए गए। जो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस थी, 3 दिसंबर 1984 को यह लीक हुई थी। इसको MIC के रूप में भी दर्शाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि काफ़ी खराब गैस है, विस्फोटक गैस है। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अस्थमा दिवस जो मनाया जाता है वह 4 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मई को। यह फेफड़ों में वायुमार्ग के सूजन के कारण होता है जो रोग, उसे अस्थमा बोलते हैं, याद रखेगा। और विश्व अस्थमा दिवस 4 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, सरदार सरोवर बांध के निर्माण से कौन सा एक राज्य सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो सरदार सरोवर बांध से सबसे ज़्यादा लाभान्वित होता है आपका गुजरात राज्य, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये भी बात याद रखिएगा। सरदार सरोवर बांध जो है वह भारत का सबसे बड़ा दूसरा राज्य है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जो कि ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध सरदार सरोवर बांध है। जो कि सरदार सरोवर बांध कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी में है। कहाँ पे है दोस्तों? यह जो है वह नर्मदा नदी पे है, और इससे सबसे ज़्यादा लाभ कौन उठाता है? तो गुजरात राज्य उठाता है। आवृत्ति का इकाई है, आवृत्ति का इकाई क्या है दोस्तों? आवृत्ति का इकाई जो है वह हर्ट्ज है। क्या है दोस्तों? हर्ट्ज। इसको HZ से दर्शाते हैं। वोल्ट जो है वह विभवांतर का मात्रक है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, और बल जो है वह न्यूटन का मात्रक है। सभी को याद रखिए। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे कहाँ पे नहीं चल सकती हैं? याद रखिएगा, ध्वनि तरंगे जो नहीं चल सकती है वह निर्वात में। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? माध्यम की। ये भी पूछ देता है, ध्वनि तरंगे सबसे ज़्यादा किस में चलती हैं? तो ठोस में चलती हैं, सॉलिड में चलती हैं। उससे कम किस में चलती हैं? तो लिक्विड में चलती हैं। और सबसे कम किस में ध्वनि चाल होती है? तो गैस में होती है। मतलब वायुमंडल में या गैस में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। आगे देखते हैं, अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है, अर्थात 5.2 नियर अबाउट होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा में H2SO4 की मात्रा ज़्यादा होती है, ये भी याद रखिएगा। यह मनुष्य के त्वचा पे या प्रभाव, मनुष्य के स्किन पे पड़ता है अम्लीय वर्षा, तो यह दुष्टकारी प्रभाव डालता है, ये भी याद रखेंगे। जल का घनत्व सबसे ज़्यादा, जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये भी समझने वाली चीज़ है। जल का सूत्र जो होता है H2O होता है, ये भी याद रखिएगा। जल के बारे में ये भी प्रश्न बनता है, जैसे जल के बारे में बात करें तो जल का आयतन, ठीक है, जल किन किन से मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये भी बनता है कि हाइड्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। ये भी प्रश्न बनता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार कितना होता है? तो 1:8। भार की बात करें तो 1:8, और आयतन की बात करें तो 2:1 के अनुपात में इसका आयतन होता है। ये प्रश्न बनता है, इसको आप लोग कवर करेंगे। आगे देखते हैं, घरों में प्रयुक्त LPG गैस रसोई गैस है, याद रखिएगा। जो किसका मिश्रण है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है, याद रखिएगा। घरों में जो LPG गैस होती है यह आपका प्रोपेन और ब्यूटेन
के मिश्रण से बनती है, ये भी याद रखिए। एलपीजी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है जो कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना। अगर बात करें कि सबसे विषैली गैस, हानिकारक गैस, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, याद करेंगे। सबसे अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, मानव जनसंख्या का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह डेमोग्राफिक कहलाता है, या जनसांख्यिकी इसे भी बोलते हैं। हिंदी में इसे जनसांख्यिकी बोलते हैं, या जिसे बोलते हैं डेमोग्राफी। मिट्टी का अध्ययन पेडोग्राफी कहलाता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना। जो डेमोग्राफी होता है, जनसांख्यिकी होता है, इसके अंतर्गत जिसमें जैसे जितने मानव हैं, कितने नए मानव जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, बीमारी, विवाह आदि सभी संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, ये बात याद रखेंगे। तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन डेमोग्राफी या जनसांख्यिकी कहलाता है। दोस्तों, आज की एक लंबी वीडियो जो काफ़ी मेहनत के बाद बनी है, दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे बस मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, आपसे मैं मांगूंगा एक लाइक। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर अभिषेक एकेडमी के इस परिवार के साथ आप अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जुड़ के आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।